दोस्तों, मैं हूं आजाद शेखर और आप देख रहे हैं जनचौक अपडेट। जनचौक अपडेट में आज हमारे साथ सत्येंद्र रंजन जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्येंद्र जी, आपका जनचौक में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आजाद जी। सत्येंद्र जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं, ईरान में एक बड़ा हादसा हुआ है और ये हेलीकॉप्टर हादसा है। और इसमें ईरान के राष्ट्रपति जो राइसी हैं वो मारे गए हैं और उनके साथ साथ इस हेलीकॉप्टर में करीब 9 लोग सवार थे, जिसमें विदेश मंत्री भी थे ईरान के, वो भी मारे गए हैं। और जो को पायलट पायलट और सैनिक अधिकारी थे वो मारे गए हैं। इस काफिले में 2 और हेलीकॉप्टर थे जो सुरक्षित बच गए हैं। और ये घटना रविवार के दोपहर से ही वो हेलीकॉप्टर गायब था और उसका पता लगाया जा रहा था। आज सुबह इसकी पुष्टि हुई है। तो ईरान में तो एक बहुत बड़ी घटना है, ईरान के लिए तो एक बड़ा हादसा है ये। और ये कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से, तेज बारिश और आंधी और कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन वहीं सवाल ये भी है कि ये 2 हेलीकॉप्टर भी उनके साथ थे, वो कैसे बचे हैं। तो एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। तो क्या, कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को? देखिए, ये तो ईरान से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया पोस्ट है, जो इंग्लिश में जो जो लोग पोस्ट करते हैं, अगर उसकी बातों पर कल शाम से ही गौर किया गया तो उसमें एक संदेह का माहौल तो है। यही बात जो आपने कही। और इसके अलावा इस घटना के पहले जो कुछ घटनाएं हुई, उसकी वजह से भी संदेह का माहौल है। लेकिन खुद ईरान की सरकार ने ये कहा है कि हम इसकी अभी जांच कर रहे हैं, और जब तक इसकी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक इस बारे में इस संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे कि क्या ये पूरी तरह से हादसा है या इसके पीछे कोई मिस्चीफ है, कोई शरारती गतिविधि हुई है। तो ये तो अभी इस पर तो अभी रहस्य का पर्दा है। हाँ, कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जिससे कि संदेह होता है। जैसे एक तो यही है कि कुल 3 हेलीकॉप्टर थे, उसमें वही हेलीकॉप्टर क्रैश किया जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री और अन्य लोग थे। जबकि 2 उसी मौसम में, मौसम तो वहाँ वैसा ही था। बहुत कोहरा था, जो वीडियो आए, कल शाम से ही वीडियो आने लगे थे। बहुत घना कोहरा था और मौसम बहुत ख़राब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर हादसे होना भी कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि 2 हेलीकॉप्टर तो उसमें से निकल ही गए। तो ये एक बात है। ये संदेह वाले पहलू पर हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसमें और भी जो पृष्ठभूमि में कुछ घटनाएं हैं, जी। और उसकी वजह से भी लोगों ने संदेह जताया है, रहस्य जताया है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये एक बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा झटका है। और न सिर्फ ईरान को झटका है, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ को, जिसको कि विकासशील दुनिया हम लोग कहते हैं। हम्म। खासकर विकासशील दुनिया का वो हिस्सा जो इस समय एक बहुत बड़ी, एक महती क्राइसिस। परियोजना में शामिल है, जो एक नई विश्व व्यवस्था को बनाना चाहता है। जो एक जो जो 300-400 साल से दुनिया पर पश्चिमी, पहले उपनिवेशवाद के रूप में, फिर साम्राज्यवाद या नव साम्राज्यवाद के रूप में जो पश्चिम का सिकंजा रहा है, उस पश्चिमी सिकंजे को तोड़कर और एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की जो परियोजना इस समय चल रही है और जो पिछले 2 साल से काफ़ी तेज हो गई है, उस परियोजना में इब्राहिम रईसी एक प्रमुख हस्ती के रूप में इमर्ज किए थे। बल्कि ये तो कहा ही जाता है कि आज जो ये परिघटना है या ये जो परियोजना है, इसमें इसकी जो धुरी है, जो एक्सिस है, वो चीन, रूस और ईरान, ये 3 देश मिलके बनाते हैं। और ईरान के लीडर इब्राहिम रईसी ये अगस्त 2021 में राष्ट्रपति चुने गए थे। और उसके बाद से देखा गया कि इस घटना में ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें काफ़ी तेज़ी आई। इब्राहिम रईसी एक बहुत ही ईरान के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि 1960 में उनका जन्म हुआ था, यानी इस समय वो 63 साल पूरा कर चुके थे, 64वें साल में थे। जब
ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, तो उस समय ये 18-19 साल के थे, नौजवान थे। उस क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। उस क्रांति में ये एक नौजवान के रूप में इनकी भूमिका थी, और तब से आज तक ये लगातार ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ईरान की राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक वो पहुंच गए थे। और चर्चा तो यह थी, देखिए ईरान का जो सिस्टम है, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। एक इस्लामिक रिपब्लिक में भी जो शिया इस्लाम का जो शिया धारा होती है, इस्लाम में शिया और सुन्नी जो होते हैं, तो जो शिया इस्लाम का वो गढ़ है, और शिया इस्लाम की मान्यताओं से चलने वाला वो देश है। लेकिन रिपब्लिक है, वहाँ पर जो लीडर होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि राजा के बाद कोई बन जाता है। लेकिन वहाँ का के जो धार्मिक नेता होते हैं, जो सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं, जिनको ईरानी भाषा में अयातुल्ला कहते हैं, तो जो अयातुल्ला जो होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, वो वहाँ के सर्वोच्च नेता होते हैं। उनका चुनाव नहीं होता है, उनका चुनाव इस्लामिक विद्वान लोग करते हैं। जो इस्लाम के जो विद्वान लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, वो लोग करते हैं। चूँकि इब्राहिम रईसी एक इस्लामिक विद्वान भी थे, ये एक मौलवी खानदान से आते थे। रईसी शब्द जो है, रईसी शब्द ही जो शिया इस्लाम के जो पुरोहित होते हैं, वो रईसी उस उनका ही एक खानदान है। तो ये इनके जो पुरखे थे, जो माता पिता, जो पिता थे, या वो लोग भी जो थे वो धार्मिक जो पुरोहित थे, पुरोहित का काम करते थे जो इस्लाम में, ये लोग रईसी थे। तो ये वहाँ से आए थे ये, और ये इस्लाम के, शिया इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान भी माने जाते थे। तो ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ईरान में इस्लामिक अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश रहे। वहाँ एक गार्डियन काउंसिल है जो इस बात पे नज़र रखती है कि देश इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से चले, ये उसके सदस्य रहे। और अंततः ये 2021 में राष्ट्रपति चुने गए। चर्चा ये थी कि आज जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्ला खामेनेई, इनके बाद ये इब्राहिम रईसी ही उनकी जगह लेंगे। ये बात एक आम तौर पर चर्चा में थी। अभी तक देखिए, जब से ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई है, दो सर्वोच्च नेता हुए हैं। अयातुल्ला खुमैनी थे, जिनके नेतृत्व में 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसमें उस समय जो वहाँ का राजा था शाह रजा पहलवी, जो एक तरह से अमेरिका का थोपा हुआ राजा था, जिसने 1953 में वहाँ के जो नेशनलिस्ट लीडर थे मोहम्मद मोदागेह, उनका तख्ता पलट दिया था CIA ने। और उसके बाद उसने ये जो राजतंत्र खानदान के शाह रजा पहलवी को वहाँ बैठा दिया था। तो 53 से 79 तक एक तरह से अमेरिकी कंट्रोल वाली सत्ता वहाँ चलती रही, और इसलिए ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाएं तब से ही आम जन में बहुत थी। चूँकि उस शाह का विरोध इस्लामिक ताकतों ने किया, इस्लामिक संगठनों ने किया, तो इस्लामिक जो संगठन थे और उनके उस समय जो सर्वोच्च नेता थे, जिनको देश से बाहर निकाल दिया गया था, अयातुल्ला खुमैनी, उनके लीडरशिप में वो क्रांति हुई थी। और खुमैनी के जब नहीं रहे तो उसके बाद अयातुल्ला खामेनेई ये सर्वोच्च नेता बने। अब चर्चा थी कि तीसरे सर्वोच्च नेता इब्राहिम रईसी हो सकते हैं। तो ये इनकी हैसियत बहुत बड़ी थी। जहाँ तक वैश्विक स्तर की बात है, तो उसमें इनकी छवि एक स्टेट्समैन की बनी। एक तो होते हैं राजनेता, होते हैं राजनेता, तो सभी जो भी चुनाव जीत जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं, जैसे। लेकिन नेहरू जी को जैसे हम लोग भारत में कहते हैं कि वो एक स्टेट्समैन थे, राजनेता थे, जिनकी हैसियत सिर्फ ये नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो वो थे, लेकिन उनकी एक जो उनका व्यक्तित्व था, जो दुनिया के स्तर पर जो जैसे नेहरू को भारत में कहा जाता है स्टेट्समैन, कि वो स्टेट्समैन थे। काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी भी उस दिशा में थी, लेकिन इंदिरा गांधी, नेहरू की जो विद्वता थी और उनका जो व्यक्तित्व था, वो उसमें इंदिरा गांधी वो कम थी। हालांकि उनका भी प्रभाव बहुत था अपने समय में। तो ये इस तरह, तो रईसी ने अपनी छवि पिछले 2.5-3 साल के भीतर एक स्टेट्समैन की बनाई। इनके समय में ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ। इन दोनों देशों के संबंध हमेशा से बहुत ख़राब थे, और उसकी वजह है कि ईरान जो है वो शिया
मुस्लिम शिया मुस्लिम्स का लीडर माना जाता है, और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर माना जाता है। शिया और सुन्नी की लड़ाई बहुत सदियों पुरानी है। जो उनके भीतर में जो मान्यताएं हैं, दोनों मानते हैं कि ये इस्लाम, ये गलत इस्लाम है, सही इस्लाम हम है। उसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान में बहुत ही टकराव रहा है। लेकिन इन्होंने स्टेट्समैनशिप का परिचय देकर सऊदी अरब के साथ समझौता किया था, बहुचर्चित समझौता था 2 साल पहले, और उसके बाद इन्होंने पूरे उस इलाके में के मतभेदों को दूर कर एक पश्चिम एशिया में अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म करने की दिशा में जो एक प्रयास थे, उसकी एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में ये इमर्ज करके आए थे। इनके राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत मधुर संबंध थे, इनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बहुत मधुर संबंध थे, और उन लोग और कहा जाता था कि ये 3 ऐसी शख्सियतें हैं जो इस समय आप अभी ताज़ा जो अमेरिका में जो सत्ता प्रतिष्ठान की सबसे बड़ी पत्रिका है, सबसे प्रभावशाली पत्रिका है फॉरेन अफेयर्स, उसके ताज़ा अंक में देखें तो उसमें एक लेख छपा हुआ है कि ये 3 एक्सिस ऑफ इविल्स हैं, ये 3 बुराइयां हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म करना चाहती है। तो इससे ही पता चलता है कि ये किस रूप में इन्होंने ये भूमिका बनाई थी। तो अब अचानक उनके हादसे में निधन हो गया। उसके पहले कुछ अभी घटनाएं हुई थी। अभी ऐसा देखने में आया है कि कई ऐसे लीडर्स हमले के शिकार हुए हैं जो इस अमेरिकी वर्चस्व के मुताबिक नहीं चलते हैं। अभी 15 मई को, अभी आज 20 मई यानी 5 रोज पहले की बात है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई। रॉबर्ट फिको यूरोप में हंगरी के लीडर जो हैं ओरबान, और ये दूसरे ऐसे लीडर थे जिन्होंने अभी 1 साल पहले ही चुनाव जीते थे, और इसके बाद आने के बाद इन्होंने यूक्रेन की मदद रोक दी। इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन की रूस के बारे में नीति है उसका विरोध किया, और ये रूस से संबंध बेहतर करने की तरफ बढ़ रहे थे। इनको गोली मार दी गई, ये अभी भी अस्पताल में है। अब कल ये खबर आई कि शायद ये खतरे से बाहर है। इसके अलावा ये भी 7 मई को ये खबर आई थी कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान, उनकी हत्या की कोई कोशिश हुई है वहाँ पर। हालांकि ये खबर बहुत विस्तार से मालूम नहीं हुई। प्रिंस सलमान भी जो अमेरिका के शिकंजे से निकलने की कोशिश में जुटे रहे हैं। इसी तरह सर्बिया में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो वहाँ के राष्ट्रपति वुचिच की हत्या की कोशिश में शामिल बताया गया था। ये घटना 16 मई को हुई। 16 मई को उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले शी जिनपिंग सर्बिया गए थे। अभी जब वो यूरोप की यात्रा पर गए थे तो पहले फ्रांस गए, फिर सर्बिया गए, उसके बाद वो हंगरी गए थे। तो हंगरी और जो सर्बिया है, सर्बिया कभी भी अमेरिका और वो पश्चिम के गुट में नहीं रहा है। वो अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति पे कायम रहा है। उसका पुराना इतिहास है, मार्शल टीटो के ज़माने से उसका अपना एक इतिहास है। उनकी भी हत्या की कोशिश हुई। तो अब सोशल मीडिया पर यही बातें लोग उठा रहे हैं कि आखिर वही नेता निशाने पर क्यों आ रहे हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को या तो चुनौती दे रहे हैं या उनकी मंशा के मुताबिक नहीं चल रहे। ये जो रईसी की मौत है, ये अब आप बता रहे हैं कि पूरे जो ये पश्चिम एशिया और ये जो सऊदी अरबिया और इस समय जो पूरे वैश्विक परिदृश्य में जो 2 दूरी बन रही है, जो RIC यानी रसिया, ईरान और चाइना का जो एक संगठन बना है, और भी संगठनों में ईरान है। अब भूमिका ईरान की किस तरह देखते हैं और ईरान को किस तरह का लॉस हुआ है इनके जाने से? लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है, जैसा कि हमने कहा। हाँ, मैंने एक चीज़ का मैं जिक्र करना भूल गया था उस समय। रईसी के शासनकाल में ही ईरान ब्रिक्स का सदस्य बना, और वो ईरान जो है शंघाई सहयोग संगठन का भी सदस्य बना है। तो ये सारी चीज़ें अब हैं। अब देखिए, ईरान में ऐसा नहीं है कि एक नेता के न रहने से उनमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी। उनका एक बहुत ही स्टेबल सिस्टम है। स्टेबल सिस्टम ये है कि सर्वोच्च नेता तो अयातुल्ला खामेनेई है, उसके बाद एक गार्डियन काउंसिल है, पार्लियामेंट है,
गार्डियन वहाँ के चुनाव को, चूंकि पश्चिमी देश अपने अपने चुनाव को ही, जब तक कि कोई वॉल स्ट्रीट का शेयर, उनके शेयर मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव ना चुनाव लड़े जिन देशों में, तो उस चुनाव को वो लोग अलोकतांत्रिक ही कहते हैं। जब तो वो, लेकिन हर देश की अपनी परंपरा होती है, हर देश का एक अपना इतिहास होता है, उसके मुताबिक वहाँ का सिस्टम का धीरे धीरे विकास होता है। आप एक दिन आप उम्मीद करें, जो पश्चिमी सिस्टम है वो अपने एक ऐतिहासिक क्रम में विकसित हुआ है। भारत का एक अपना ऐतिहासिक क्रम है चीज़ों के जाने का, आगे बढ़ने का। तो अब ईरान में तो एक मॉडर्निस्ट रिवॉल्यूशन हुआ ही था, जिसमें कि मोहम्मद मोगादेह प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वो सोशलिस्ट है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही वहाँ के सभी तेल के जो कुएं होते हैं सब उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और पश्चिमी कंपनियों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद वहाँ पर एक, जैसा कि होता है, वहाँ पर एक तख्ता पलट हुआ और उसमें वो मारे गए, और उसके बाद जो एक वहाँ के राजा को फिर से थोप दिया गया उनके ऊपर। मेरे कहने का ये मतलब है कि वहाँ जो इस्लामीकरण हुआ उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है। अगर वो प्रोसेस आगे बढ़ता तो शायद इस तरह का इस्लामीकरण नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो शाह रजा पहलवी के शासन से संघर्ष इस्लामिक जो संगठन थे उन्होंने ही किया, जाहिर है वो लोकप्रिय हुए, और उसके बाद उनके लीडरशिप में रिवॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने वहाँ इस्लामिक सिस्टम बनाया। इस्लामिक सिस्टम के तहत जो मौलवियों का एक गार्डियन काउंसिल होता है, अभिभावक परिषद होती है, जो हर चुनाव उम्मीदवार के परिचय को पहले वो जांचती है, वो उसके इतिहास को देखती है कि इस्लाम के प्रति ये वफादार है या नहीं। तो उसके आधार पर फिर उसके कैंडिडेचर को मान्यता दी जाती है, फिर उसका चुनाव जनता के बीच में जाता है। यानी अगर आप इस्लामिक शिया इस्लाम के प्रति आपकी आस्था पर कोई संदेह है तो आप ईरान में चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन जैसा आप देख, चीन में अगर आप कम्युनिस्ट नहीं है तो आप वहाँ की चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। चीन में चुनाव लड़ने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन करते हो। सोवियत यूनियन में भी ये बात थी कि आपको वो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन तो वो सिस्टम के तहत जो एक उनका शासन की व्यवस्था है उसमें एक स्थायित्व रहता है उसमें, और उसकी एक दिशा जो होती है, आमतौर पे उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक नेता का असर तो होता ही है, नेता का व्यक्तित्व कैसा है, इससे तो असर पड़ता ही है। तो इब्राहिम रईसी जिस मैच्योर ढंग से, जिस एक समझ के साथ देश को एक वैश्विक प्रक्रिया का उन्होंने हिस्सा बनाया था, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये वहाँ पर ये बना रहेगा। लेकिन अब ये देखने की बात होगी, अब जो वहाँ का सिस्टम है, अभी तो तुरंत वहाँ के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन 50 दिन के अंदर नए चुनाव की घोषणा की जाएगी। मतलब नए चुनाव की तारीख हो गई है। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैंने बताया ना कि मीटिंग, अभी तो इमरजेंसी मीटिंग ही ईरान में हो रही है। मैंने 50 दिन कहा, 50 दिन। अच्छा। 50 दिन के में ये अभी से लेकर 50 दिन, अभी तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुखबर जो है वो सत्ता संभालेंगे। 50 दिन का समय है जिसमें अगले चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा, फिर सारी चुनाव की प्रक्रिया होगी, कैंडिडेट आएंगे, उनका कैंडिडेचर गार्डियन काउंसिल में जाएगा, वो उसको जांचेंगे, फिर उसके बाद जनता के बीच में लोग पूरी प्रक्रिया में तो ये प्रक्रिया में कुछ महीने लगेंगे। जी। जहाँ ये हादसा हुआ है सर, ये तो रूस से लगा हुआ ये अजरबैजान का इलाका था, उसी सीमा पर कहीं ये एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे ईरान की तरफ। तो ये जो इलाका है यहाँ पर किसी मिसाइल का या किसी हमले का किसी दूसरे के द्वारा तो ऐसी तो इसकी तो आशंका है नहीं क्या? इसकी आशंका नहीं है। अगर विमान में कोई हेरफेर की गई हो या कोई उसमें उनकी टीम के ही किसी लोगों
को शामिल करके मिलीभगत की गई हो। देखिए अभी हम लोग जो भी बातें कहेंगे वो सारी बातें कयास होंगी, हम लोगों को अभी कुछ मालूम नहीं है कि वो, क्योंकि आखिर फिर सवाल तो ये उठेगा कि राष्ट्रपति की टीम में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जो जिनको फोड़ लिया जाए। हालांकि हमारे देश में तो हो चुका है, इंदिरा गांधी की हत्या तो उनके बॉडीगार्ड ने ही की थी। इंदिरा जी की हत्या तो उनके उन 2 बॉडीगार्ड ने की जिनके साथ राहुल और प्रियंका को बैडमिंटन खेलना भी सिखाते थे उस समय, जो ये था। और इंदिरा जी को ये खुद उस समय की जो खुफिया एजेंसियों ने ये कहा था कि आप इन दोनों को अपनी सुरक्षा से हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम धर्म के आधार पर हम किसी को ये इस तरह के फैसले हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हुई थी, लेकिन बॉडीगार्ड ने हत्या की थी, ये तथ्य है। तो अब वो क्या होगा, अब ये तो बातें सब जब सामने आएंगी तब पता चलेगा। या कई बार आजकल जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में आप अगर जो सभी कुछ वेब पर तय होता है, अगर आप वेब से कोई वहाँ पर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर इसके पीछे 2 ऐसे देश हैं, मतलब खासकर इजराइल पर भी लोगों का संदेह जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे माना जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि इजराइल और अजरबैजान के बीच में अभी हाल में कुछ, अजरबैजान पास में ही है, तो अजरबैजान के बीच में कुछ समझौते वगैरह भी हुए थे। वहाँ पर उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद का कोई वहाँ ऑफिस भी है, ऐसा भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों पर लेकिन ये भी नहीं जाना चाहता हूँ जब तक ईरान की सरकार कुछ नहीं कहती है ना आ जाए। जब तक ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाता है तो हम लोगों को ऐसे कयासों से बचना चाहिए। और फिलहाल जितनी चीज़ें पक्के रूप से पता है उस पर भी अपनी बात को केंद्रित रखना चाहिए। जी सदन जी, समय हो गया है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। आप आए जनचौक के दर्शकों से और विस्तार से पर अपनी बातचीत रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।